छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देशी रियासतों से संविधान सभा में चुने गए सदस्य थे। तो देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत के स्वतंत्र होने के पहले लगभग ये जब मतलब तय हो रहा था कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, भारत का एक संविधान होगा, संविधान किस तरह से बनेगा उसके लिए एक संविधान सभा गठित किया गया और भारत जो ब्रिटिश भारत था उससे जो है संविधान सदस्यों का चुनाव होने लगा। इसके अलावा भारत में जो उस समय देशी रियासतें थी उनसे भी संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव होना था। वहां जो राजा वगैरह थे वो लोग चुन करके भेजने वाले थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल जो है भैया 14 देशी रियासत थे। तो इन 14 देशी रियासतों में से 3 लोगों का चयन हुआ था, मतलब कि जनसंख्या के आधार पर 3 लोग जो है देशी रियासतों से चुने गए थे। तो कौन कौन थे ये? एक थे रघुनाथ सिंह ये थे। उसके बाद थे किशोरी मोहन त्रिपाठी, उसके बाद राम प्रसाद पोटाई। ये जो सूर्यपाल तिवारी थे ना, ये इसमें नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये जो सूर्यपाल तिवारी हैं ये बस्तर से संबंधित थे और ये जो है बस्तर रियासत की तरफ से, मतलब जो बस्तर की तरफ से उस समय जो मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत था उसमें विधानसभा के लिए इनको चुना गया था। तो ये इसमें नहीं थे, संविधान सभा में नहीं थे। बाकी रघुनाथ सिंह ये थे, सरगुजा रियासत से थे रघुनाथ सिंह। उसके बाद जो किशोरी मोहन त्रिपाठी हैं ये रायगढ़ से थे और ये जो है ना राम प्रसाद पोटाई ये कांकेर से थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कहां से था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जोड़ी मिलाओ में आपको दे सकता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, रघुनाथ सिंह ये सरगुजा से थे। कहां से थे? सरगुजा से थे। ये थे किशोरी मोहन त्रिपाठी थे रायगढ़ से, रायगढ़। और ये जो राम प्रसाद पोटाई हैं ये थे कांकेर से। ये सब रियासत थे ना उस समय, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर। तो ये ध्यान रखना। बाकी सूर्यपाल तिवारी ये इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन ये कहां से थे ये भी आप लोग ध्यान रखना, बस्तर से थे। ये विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो ये 3 लोग जो हैं छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों से भारत में संविधान निर्मात्री संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 ये जो है आपका उत्तर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, धान देने की परंपरा छत्तीसगढ़ के किस त्योहार से संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन जो है ना किसी एग्जाम में पूछा गया था। मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है, ये 2019-20 में ही हुआ था। तो जो छेरछेरा पर्व है ना, जो कि पौष मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौष ये नहीं आएगा, माफी चाहूंगा। पौष मास के पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है, छेरछेरा। तो इस दिन जो है बच्चे घर घर जाकर के छेरछेरा के गीत गाते हैं और जो घर का मालिक होता है वो बच्चों को धान दान के रूप में देता है, मतलब कि अनाज। और इसमें धान ही देने की परंपरा है, ध्यान रखना। अभी जो है चावल वगैरह भी देते हैं, लेकिन अधिकतर धान देने की ये परंपरा है। कब मनाया जाता है छेरछेरा? तो पौष मास के पूर्णिमा को। इसको हमारे छत्तीसगढ़ में पुष पुन्नी भी कहा जाता है, पुष पुन्नी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रमोद साहू किस कला से संबंधित हैं? प्रमोद साहू किस कला से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो ये जो प्रमोद साहू हैं ये चित्रकला से संबंधित हैं, प्रमोद साहू। तो ऐसे ये पूछा गया है, सीजीपीएससी ने पूछा है इसको। लाल अंधेरा, ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी ने पूछा है। लाल अंधेरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल अंधेरा इस पुस्तक के लेखक हैं भाई राजीव रंजन प्रसाद, जो कि बस्तर क्षेत्र से आते हैं। ये सभी बस्तर क्षेत्र के, इनको छोड़ करके हरि ठाकुर राजनांदगांव से संबंधित हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे हैं। हरिहर वैष्णव ये भी बस्तर से संबंधित हैं। इन्होंने बस्तर की जो लोकल बोली है ना हल्बी भत्री, उस पर काफी काम किया है। राजीव रंजन प्रसाद भी बस्तर क्षेत्र से ही संबंधित हैं। लाला जगदलपुरी का संबंध भी बस्तर क्षेत्र से है। तो ये जो राजीव रंजन प्रसाद हैं इन्होंने लाल अंधेरा नामक पुस्तक लिखा है। इनकी एक और पुस्तक है, उपन्यास है आमचो बस्तर।
ये वाली किताब मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी है, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हैं। और ये जो राजीव रंजन प्रसाद है ना, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके माध्यम से ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं। तो इनकी एक रचना आमचो बस्तर और ये लाल अंधेरा, ये उपन्यास है, इसको मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी है। बाकी लाल अंधेरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो राजीव रंजन जी की रचना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस पर्व के अवसर पर किसान अपने बैलों को सजाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में किस पर्व के अवसर पर किसान अपने बैलों को सजाते हैं भाई? तो देखिएगा, हरेली के टाइम पर बैलों की पूजा होती है, लेकिन बैलों को उतना नहीं सजाया जाता है। पोला के टाइम पर भी बैल दौड़ वगैरह कार्यक्रम होता है और मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ना दीपावली के समय, दीपावली का जो दूसरा दिन होता है ना, जिसको हम लोग गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं, तो इस दिन जो है बैलों को काफी सजाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? निर्वाचन के संदर्भ में तो इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है सरपंच का, ये अप्रत्यक्ष वाला है, इस तरफ टिक करते, अप्रत्यक्ष है ये भी अप्रत्यक्ष है, ये भी अप्रत्यक्ष है, यही प्रत्यक्ष है, तो ये यहां पर सुमेलित नहीं हो रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा सरपंच। अगला क्वेश्चन है, राधे श्याम बारले को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राधे श्याम बारले जो कि इस बार जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं भाई? तो कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ध्यान रखेंगे, राधे श्याम बारले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्ति। अभी चौरानी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? चौरानी नदी, तो इस तरह की चीजें जो है पूछी जा रही है, छोटी छोटी चीजें। तो चौरानी नदी ये कहां पर है? तो कोरबा जिले में है चौरानी नदी। बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भाई बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय। कहाँ पर है? बिलासपुर जिले में, लेकिन यहाँ तो बिलासपुर दिया नहीं है। तो बिलासपुर में एक स्थान है बोदरी, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, जो कि हमारे देश का 19वें नंबर का उच्च न्यायालय है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो देखिएगा, जो संखिनी है ना, जो बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, क्योंकि जो बैलाडीला लौह अयस्क जो खदान है, वहाँ से जो अयस्क निकलता है, जो भी कचरा निकलता है ना, वो सब यहाँ बहा दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। इसके अलावा जो हसदेव नदी है, इसके तट पर बालको है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे उद्योग है ना, जैसे मनेन्द्रगढ़ में भी कोयला वोयला का उद्योग है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है संखिनी नदी है, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। तो इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।